गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह का हम सबसे पहले उसकी परिभाषा देखें तो कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। तो इसमें सरल रूप में हम यदि देखें तो हम ये इसमें मानना हमें चाहिए कि जो कारक है वो कार्य को करने वाला कारक कहलाता है। तो कोई भी काम है, जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है वो उसकी क्रिया है, लेकिन जो क्रिया की भूमिका को निभा रहा है वह कारक कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण के तौर पर वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। अब रोज सुबह गंगा किनारे जा रहा है तो वो क्रिया कर रहा है। क्रिया क्या है कि रोज सुबह गंगा किनारे जा रहा है। तो यहाँ पर वह पेड़ों के बीच में है। कहाँ पर है? तो वो पेड़ों के बीच में है। नरेश खाना खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। तो इस तरीके से जो क्रिया है वो करी जा रही है, जो कि कारक का हमें अर्थ बताती है। इसके बहुत सारे भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये कारक के 8 भेद बताए गए हैं। अब इन भेदों को एक एक करके इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कारक ले रहे हैं वो है कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है अही उसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता का मतलब है कि कार्य को करने वाला, तो कर्ता कहलाएगा। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। उदाहरण के तौर पर हम ये देखते हैं, रामू ने अपने बच्चों को पीटा। अब किसने यहाँ पीटा? तो रामू ने अपने बच्चों को पीटा। तो रामू क्या कर रहा है? बच्चों को पीट रहा है। तो यहाँ कर्ता क्या है? रामू है। और क्या कर रहा है? रामू ने कार्य किया है। तो यहाँ कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो ने माना जाता है, क्योंकि वो कर्ता कर रहा है, कर्ता ने वो काम किया है। समीर जयपुर जा रहा है। कौन ये काम कर रहा है? समीर कर रहा है। तो समीर जयपुर जा रहा है। नरेश खाना खाता है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ने की विभक्ति है वो हमारी सम्मिलित हो रही है। तो फिर ये कर्ता कारक कहलाता है। जो भी कर्ता कारक है यानी कार्य को जो व्यक्ति कर रहा है। सेंटेंस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्य को कौन कर रहा है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो फिर वहां विभक्ति ने आ रही है। अगर ने विभक्ति आ रही है इसका मतलब वो कर्ता कारक है। उसी के बाद कर्ता कारक के कुछ उदाहरण हैं। जैसे विकास ने बॉल खेली। अब ऊपर दिए वाक्य में आप ये देख सकते हैं कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। विकास ने फुटबॉल खेली। अब यह चिन्ह जो भी
चिन्ह आ रहा है वो कर्ता कारक का होता है। तो इस वाक्य से हमें काम को करने वाले के बारे में जानकारी मिल रही है कि कौन व्यक्ति इस काम को कर रहा है। तो इसमें ने का जब विभक्ति चिन्ह आ गया तो समझ लीजिए कि ये कर्ता कारक है। विकास ने फुटबॉल खेली, तो ने विभक्ति का जो चिन्ह है वो हमारा कर्ता कारक में आता है। तो इस वाक्य से हमें काम को करने वाले के बारे में जानकारी मिलती है। यह हमें बता रहा है कि विकास ने फुटबॉल खेली। इसमें ये पता चलता है कि विकास ने फुटबॉल खेली। तो खेल कौन रहा है? विकास खेल रहा है। तो इस उदाहरण से कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। इसमें हमें जब ने विभक्ति की के चिन्ह का प्रयोग का पता चल जाता है तो हम इसे कर्ता कारक मानेंगे। अब दूसरा उदाहरण है, दिनेश ने पीड़ित की सहायता की। जैसा कि ऊपर दिए गए वाक्य में हम ये देख रहे हैं कि कार्य करने वाले का बोध हो रहा है। जो भी कार्य कर रहा है उसका करने का बोध हो रहा है। इस वाक्य में जो ने विभक्ति है, जो ने विभक्ति का चिन्ह है, उसका भी प्रयोग हो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि सहायता करने वाला दिनेश ही है। जो भी सहायता कर रहा है वो दिनेश है। अतः यह उदाहरण का कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। तो इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि पीड़ित की सहायता कौन कर रहा है। जिस प्रकार से हमने ऊपर वाला सेंटेंस देखा उसमें था कि फुटबॉल खेली जा रही है, लेकिन किसके द्वारा खेली जा रही है? विकास खेल रहा है। और यहाँ पे पीड़ित की सहायता कौन कर रहा है? दिनेश कर रहा है। तो इसमें ने आ जाने से, ने विभक्ति आने से हमें ये पता चल जाता है कि ये कर्ता कारक है। अब अगला जो उदाहरण देखेंगे हम, अगले उदाहरण में है अमित ने पूरी किताब पढ़ ली। अब ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। अब यह चिन्ह कर्ता कारक का होता है। इस वाक्य से हमें कार्य को करने वाले के बारे में पता चल रहा है। जब कार्य को करने वाले के बारे में पता चलता है, जिस विभक्ति के माध्यम से, यहाँ ने विभक्ति के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो फिर हमें पता चल रहा है कि जो किताब है, किताब को पढ़ने वाला कौन है? अमित ही है। अतः यह उदाहरण कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए कर्ता कारक में हम ये देख रहे हैं कि सभी उदाहरण में हमारा जो विभक्ति चिन्ह है वो ने विभक्ति चिन्ह आ रहा है, जिससे कि हमें क्या पता चल रहा है? कार्य को करने वाले के बारे में पता चल रहा है। अब अगला उदाहरण है छमिया ने अमिया खाई। जैसा कि हमें ऊपर दिए गए वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है कि अमिया छमिया द्वारा खाई गई है। इस वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। इससे कर्ता का बोध होता है। अतः यह उदाहरण कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। तो इस उदाहरण से भी हमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और ने विभक्ति चिन्ह से हमें साफ साफ यह पता चल रहा है कि अमिया किसने खाई। तो अमिया छमिया ने खाई। अब छमिया ने जब अमिया खाई है तो हमें ने विभक्ति के माध्यम से इसका पता चल रहा है। तो कर्ता का बोध हो गया। अब जब कर्ता का जब बोध होता है तो ये किसका उदाहरण माना जाएगा? कर्ता कारक का उदाहरण माना जाता है। अब अगला आता है कर्ता कारक के जो प्रकार हैं।
इसमें भी प्रकार हैं परसर्ग सहित। जब वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग होता है, यह मुख्यतः भूतकाल के वाक्यों में होता है जो काम हो चुका है। यानी कि रामू ने अपने बच्चों को पीटा। रामू ने अपने बच्चों को पीटा, इसका मतलब वो पीट चुका है, उसने बच्चों को पिटाई, बच्चों की पिटाई कर चुका है। मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, तो यहाँ उसके मित्र ने उसकी सहायता की जा चुकी है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा और विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। सुरेश ने आम खाया। तो यहाँ जो भी बात हो रही है, जो भी वाक्यों में बात है, वो भूतकाल के विषय में बात हो रही है। तो ये परसर्ग सहित जो चीज है, वो जब हम वाक्यों में देख लेते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये कर्ता कारक है। तो ये एक कर्ता कारक का रूप माना जा रहा है। अब यहाँ कर्ता कारक के उदाहरण के बाद हम इसमें परसर्ग रहित सहित के बाद अब आता है परसर्ग रहित। उसमें परसर्ग में ने उसमें जुड़ा हुआ था। अब यहाँ क्या है, जब हम वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर सब में ने का प्रयोग हो रहा है, तो हमें साफ साफ पता चल जाता है कि ये कर्ता कारक है जिसमें कि ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। परंतु यह मुख्यतः वर्तमान काल एवं भविष्य काल में होता है। अब जब ये वर्तमान काल और भविष्य काल में इसका प्रयोग होगा, तो फिर कैसे हमें पता चलेगा? सुरेश उपन्यास पढ़ता है, तो ये भविष्य काल में भी है, वर्तमान काल में भी है कि सुरेश उपन्यास पढ़ रहा है। या नरेश खाना खाता है, तो वर्तमान में भी भविष्य में भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो परसर्ग है ने, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो हमें अपने आप ही वाक्यों से पता चल रहा है कि सुरेश उपन्यास पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है उपन्यास? सुरेश के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ने इस संदर्भ में कि कर्ता कौन है, कर्ता के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जबकि इसमें परसर्ग रहित है ये, तो भी हम इसमें निकाल लेते हैं कि कर्ता कौन है, क्योंकि काम किसके द्वारा किया जा रहा है वो अपने आप ही कर्ता हो जाता है। तो सुरेश उपन्यास पढ़ता है, यानी कि कौन उपन्यास पढ़ रहा है? सुरेश। नरेश खाना खाता है, कौन खाना खा रहा है? नरेश। तो यहाँ नरेश हो गया कर्ता। सूरज किताब पढ़ता है, तो किताब कौन पढ़ रहा है? सुरेश पढ़ रहा है, तो यहाँ कर्ता सूरज आ गया। समीर जयपुर जा रहा है, यानी कि जयपुर कौन जा रहा है? जयपुर समीर जा रहा है। सोनू कहानियां लिखता है, कहानी कौन लिख रहा है? सोनू लिख रहा है। तो यानी कि सारे सेंटेंस में, सारे ही वाक्यों में हमें कर्ता पता चल रहा है, काम को करने वाला व्यक्ति मालूम चल रहा है, लेकिन ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ दोनों तरीके के कर्ता चिन्ह आ रहे हैं। उसमें कर्ता कारक को हम परसर्ग सहित भी देख रहे हैं और परसर्ग रहित भी देख रहे हैं। तो एग्जाम में दोनों प्रकार से आ सकता है। परसर्ग सहित में ने लगा हुआ आएगा तो आप अपने आप पहचान सकते हैं कि ये कर्ता कारक है, परंतु अगर परसर्ग रहित में ने नहीं लगा हुआ आ रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कर्ता कारक है। अब ये परसर्ग के बाद जब हम दूसरा देखते हैं तो हमारा दूसरा आता है कर्म कारक। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है।
वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है को लगा हुआ होता है कि जिस वस्तु या व्यक्ति, यानी गोपाल ने राधा को बुलाया। अब यहाँ पर वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य ने की गई क्रिया, किसके द्वारा ये क्रिया की गई? गोपाल ने राधा को बुलाया, यानी कि गोपाल ने ये क्रिया की कि उसने राधा को बुलाया। तो ये एक कर्म किया उसने, एक काम कुछ कर रहा है। वो गोपाल राधा को बुला रहा है। तो को लग जाने से को का जो विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक कहलाता है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। अब यहाँ काम किया है, किसने किया? रामू ने। तो को विभक्ति का चिन्ह लग गया। अब जब को विभक्ति का चिन्ह लग गया तो इसका मतलब कर्म कारक बन गया। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। माँ भी कर्म कर रही है। वो क्या कर्म कर रही है? बच्चे को खाना खिला रही है। मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। अब दोस्त क्या कर रहा है? कुत्ते को भगा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई कार्य कर रहा है। तो जहां पर कार्य के करने का पता चलता है वो हमारा कर्म कारक कहलाता है, किसी भी वस्तु के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से। अब यहाँ जब हम कर्म कारक की बात कर रहे हैं तो बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। कर्म कारक के उदाहरण: सीता ने गीता को बुलाया। ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आपने देखा को शब्द का प्रयोग हो रहा है। यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। इससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में की गई क्रिया का असर गीता पर पड़ रहा है, अतः गीता कर्म कहलाएगी। अतएव यह उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। सीता ने गीता को बुलाया। किसको बुलाया? गीता को बुलाया। तो कर्म करके फिर गीता को बुलाया गया है। तो यहाँ पर गीता कर्म कहलाएगी। मम्मी ने बालक को समझाया। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हमें कर्म का, अर्थात वह व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव का पता चल रहा है। अब यहाँ पर बालक कर्म कहलाएगा। किसके ऊपर वो कार्य किया जा रहा है वो कर्म कहलाएगा। अतः यह उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर कर्म करने का जो उदाहरण है वो को विभक्ति चिन्ह से पता चल रहा है। अब यहाँ को विभक्ति चिन्ह के माध्यम से इसमें हमें कर्म, अर्थात वह व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव पता चलता है, जिस व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पता चलता है वही कर्म कहलाता है। तो इस उदाहरण में कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। अगला है कर्म कारक के उदाहरण में कि बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए। अब यहाँ ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं कि को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यह चिन्ह हमें बताता है कि वाक्य में की गई क्रिया का असर किस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ रहा है। जो भी क्रिया की जा रही है उस पर किस व्यक्ति के करने का असर पड़ रहा है। यहाँ कर्म बड़े लोग हैं। बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए।
तो बड़े लोगों को सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो बड़े लोगों के अनुसार जो क्रिया है वो हो जाएगी। अतएव ये उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ कर्म कारक की जब बात हो रही है तो ये एक इसका उदाहरण होगा कि बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग यहाँ हो रहा है। अब राम ने रावण को मारा, जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं कि मारने की क्रिया की जा रही है। राम ने रावण को मारा, इसका मतलब जो कर्म किया जा रहा है इस क्रिया का असर रावण पर सीधे सीधे पड़ रहा है। अतः रावण कर्म कहलाएगा। इस वाक्य में को विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। अतः ये उदाहरण कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। इसलिए हम इसमें जो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, राम ने रावण को मारा, यानी कि राम का जो कर्म है वो कहाँ प्रभाव डाल रहा है, रावण के ऊपर, यानी रावण को मार रहा है। तो रावण क्या हो गया, कर्म कहलाएगा। और इस वाक्य में जो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है। अतः यह देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि ये कर्म कारक का उदाहरण है। अगला हमारा उदाहरण आ रहा है, ये है करण कारक। अब करण कारक के लिए वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से उसके किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। अब यहाँ उदाहरण हम देखेंगे तो करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। कर्ण का दो विभक्ति चिन्ह बताए हैं, एक तो से आ जाएगा और एक के द्वारा। किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है या किससे कार्य किया जा रहा है, तो वो से भी आ सकता है और के द्वारा भी उसमें सम्मिलित हो सकता है। तो उदाहरण के लिए बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं बच्चे, गाड़ियों के द्वारा खेल रहे हैं, तो इसमें के द्वारा भी सम्मिलित है। से खेल रहे हैं, के द्वारा खेल रहे हैं, किसके द्वारा, गाड़ियों के द्वारा खेल रहे हैं। पत्र को कलम से लिखा गया है, यानी पत्र तो लिखा जा रहा है लेकिन किससे लिखा जा रहा है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, कलम के माध्यम से लिखा जा रहा है। अब पत्र को कलम, रावण ने राम को बाण से मारा, के द्वारा, किसके द्वारा मारा, बाण के द्वारा मारा, रावण को बाण से मारा, यानी कि बाण के द्वारा मारा। अमित सारी जानकारी पुस्तक से लेता है, किससे लेता है सारी जानकारी, अमित सारी जानकारी पुस्तकों के द्वारा लेता है। तो यहाँ जो विभक्ति चिन्ह है वो से भी दिख रहा है हमें और के द्वारा भी यदि हम लगा के देखें तो फिर ये हमारा करण कारक बन जाता है। अगले इसके उदाहरण देखते हैं करण कारक के। वह लड़का ठंड से कांप रहा था, जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। हम जानते हैं कि यह चिन्ह करण कारक का होता है, तो यहाँ से विभक्ति चिन्ह प्रयोग में आ रहा है। इससे हमें क्रिया के होने के साधन का पता चलता है। इस वाक्य में कर्म ठंड कर्म है, वह लड़का
ठंड से कांप रहा है। किसके द्वारा कांप रहा है? ठंड के द्वारा कांप रहा है। तो यहाँ ठंड क्या हो गया? कर्म हो गया है। अब राम ने बाली को बाण से मारा। अगर राम ने बाली को बाण से मारा है तो यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि राम ने बाली को किसके द्वारा मारा, यानी कि बाण से मारा। तो यहाँ बाण क्या हो जाएगा? वो उसका साधन हो जाएगा। अतः फिर ये उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे करण कारक के उदाहरण में हमने ये देखा कि से विभक्ति भी आती है, के द्वारा भी विभक्ति इसमें आती है। अब इसके बाद करण कारक के बाद एक उदाहरण के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि सुनील ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया किसने है? सुनील ने बनवाया है, लेकिन किसके द्वारा बनवाया है? यानी अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया है। तो जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं, खाना बनवाने की क्रिया, खाना वो बना रही है उसकी पत्नी, और यह पत्नी के द्वारा बनवाई गई है। यानी कि जो क्रिया की जा रही है वो पत्नी के द्वारा, यानी पत्नी से खाना बनवाया जा रहा है। तो दिए गए वाक्य में के द्वारा का भी प्रयोग किया गया है। अतः यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करते हैं करण कारक की, तो यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें से या के द्वारा उसका प्रयोग किया गया है। ऊपर दिए गए वाक्य में आप देख सकते हैं कि से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अभय ने सारा काम बच्चों से करवाया। अब किसके द्वारा किया गया है काम? बच्चों के द्वारा। किसने करवाया? अभय ने करवाया। तो अभय ने बच्चों के द्वारा या बच्चों से उस काम को करवाया। तो यानी यहाँ पर यह आ गया करण कारक आ गया, और यहाँ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब इससे हमें पता चल रहा है कि काम क्रिया बच्चों से करवाई गई है, यानी साधन एवं करण है। अतः यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आता है। अब ये एक छोटी सी बात है और बार बार दोहराई गई, इसलिए हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि जो भी काम करवाया जा रहा है किसके माध्यम से करवाया जा रहा है, यानी किससे करवाया जा रहा है, तो वो से विभक्ति भी आ जाएगी और के द्वारा, किसके द्वारा करवाया जा रहा है। तो इससे फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि करण कारक चिन्ह कौन सा प्रयोग में आ रहा है। ये हमारे उदाहरण करण कारक के थे। अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में संप्रदान का अर्थ है देना। देना होता है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। तो यहां पर जो संप्रदान का कारक है, संप्रदान को, तो इसलिए यहां पर को शब्द का प्रयोग
किया जा रहा है। माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। तो माँ किसके लिए दूध लाई है? बच्चे के लिए। तो संप्रदान को के लिए, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, वहां ये देना अर्थ में काम में आता है। यानी किसको दे रहे हैं? बच्चे को दूध दे रहे हैं। अब विकास ने तुषार को गाड़ी दी, यानी कि विकास क्या कर रहा है? तुषार को गाड़ी दे रहा है। तो इसमें संप्रदान कारक आएगा। मैं हिमालय को जा रहा हूं, हिमालय को जा रहा हूं, यानी कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इस उदाहरण को बताया गया है। मैं हिमालय को जा रहा हूं, रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। अब रमेश क्या लाया है? कोई उपहार लाया है। तो किसके लिए? रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। यानी कि जो विभक्ति चिन्ह है उसको देखें तो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। इन चीजों को पढ़ने के अलावा हम और इनका प्रयास करें, उदाहरण देखें नए नए, तो फिर हम और अच्छी तरह इनको समझ सकते हैं। अब यहाँ जो उदाहरण दिया गया है, भूखे के लिए रोटी लाओ, जैसा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में देख सकते हैं, के लिए, किसके लिए रोटी लानी है? भूखे के लिए। तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है के लिए। यह चिन्ह हमें बताता है किसके लिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ के लिए, जब किसी के लिए काम किया जाता है तो वहां संप्रदान कारक होता है। जब कोई किसी के लिए काम किया जा रहा है तो इससे पता चलता है कि काम किसके लिए किया जा रहा है। वहां कौन सा कारक आएगा? वहां संप्रदान कारक आता है। यहाँ पर भूख के लिए रोटी लाई जा रही है, अतः यह उदाहरण संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। संप्रदान को और के लिए का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इन उदाहरणों में जब हमने ये देखा है तो फिर हम नीचे एक और उदाहरण है संप्रदान के लिए, संप्रदान के कारक के लिए, नरेश मीना के लिए फल लाया है। अब नरेश किसके लिए फल लाया? मीना के लिए फल लाया है। अब इसमें ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आप देख सकते हैं के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि किसी के लिए काम किया जा रहा है। अब किसके लिए काम किया जा रहा है? नरेश मीना के लिए फल ला रहा है। तो यहाँ जो उदाहरण है वो हमारा के लिए काम में आ जाएगा। जब किसी के लिए काम किया जाता है तो तब यहाँ संप्रदान कारक होता है। अब यहाँ दूसरा उदाहरण लें। विकास तुषार को किताबें देता है। विकास तुषार को किताबें देता है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करता है। को विभक्ति चिन्ह के प्रयोग से यह चिन्ह बताता है कि किसी ने किसी को कुछ दिया है। अगर ये देने का पता चलता है तो फिर हमारा जहां भी हम कोई भी सेंटेंस देखें उसमें हम ये देख लें कि किसके लिए क्या काम किया जा रहा है या को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है
कि अगर हम ये काम कर देंगे तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा या क्या मिलेगी, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विकास ने तुषार को किताबें दी हैं। चाहिए जैसा कि हमें पता है कि जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, तो वहाँ हमें संप्रदान कारक का पता चलेगा। संप्रदान कारक के जो उदाहरण हैं, नरेश और ये वाला हमने देख लिया। अब हमारा जो उदाहरण है वो है अपादान कारक का। संप्रदान के बाद अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, तब वहां अपादान कारक होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो संज्ञा है या सर्वनाम है, उसके किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, तब वहां अपादान कारक होता है कि दो वस्तुएं हैं वो अलग अलग हो रही हैं, तो हम वहां पर अपादान कारक कहलाएंगे। यहां से का मतलब किसी चीज से अलग होने दिखाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। जैसे सुरेश छत से गिर गया, यानी कि सुरेश और छत, लेकिन सुरेश क्या हुआ, छत से गिर गया, यानी कि छत से अलग हो गया। पहले छत पे था लेकिन वो वहां से गिर गया, तो यानी अलग हो गया है। तो यहाँ पर बोध हो रहा है हमें इन वस्तुओं के अंतर्गत जो उदाहरण है वो है कि संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप के किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने पर इस कारक का हमें विभक्ति का पता चलता है। सांप बिल से बाहर निकला। अब यहाँ पर सांप और बिल दो चीज हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होती दिखाई दे रही हैं। सांप क्या कर रहा है, बिल से बाहर आ रहा है, तो हमारा ये उदाहरण अपादान कारक बन जाता है, क्योंकि अलग होना इस कारक चिन्ह का मतलब है। या वो संज्ञा से अलग हो या सर्वनाम से अलग हो, तो वो किसी भी रूप में हो और वो अलग यदि हो रहा है, अलग होने का पता चल रहा है, तो फिर वहां पर अपादान कारक कहलाएगा। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। अब ये जो पृथ्वी है वो सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए ये क्या है कि पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। पृथ्वी और सूर्य दो चीज है, लेकिन इन दोनों में ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए अलग होने का जब पता चल रहा है तो इसका मतलब यह उदाहरण अपादान कारक का है। और पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, आसमान से बिजली गिरती है। तो यहाँ पर यह उदाहरण जो लग रहा था कि इसके उदाहरण नहीं है, परंतु फिर भी हमने जब सेंटेंस वाक्यों को देखा, उसमें विभक्ति चिन्ह को लगाया, तो उससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ कोई भी वस्तु या कोई आसमान से बिजली गिरती है, तो यहाँ भी ये चीज पता चल रही है कि कोई चीज दूर हो रही है। आसमान में ही है बिजली, लेकिन वो दूर हो रही है, आसमान से नीचे गिर रही है, इसका मतलब अपादान कारक होगा। और पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, इसमें पृथ्वी और सूर्य एक ही है परंतु वो अलग अलग हो रहे हैं। सांप बिल से बाहर निकल रहा है, सांप और बिल एक ही स्थान पर है लेकिन वो अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ अपादान कारक का पता
चल रहा है। अब अपादान कारक के जो उदाहरण हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। अपादान कारक के उदाहरण, अपादान के, इससे पता चलता है अपादान क्या है, हमें पता चल रहा है कि अलग हो रहा है। तो उस कारण के उदाहरण, पेड़ से नीम नीचे, पेड़ से आम नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे अलग होने का पता चल रहा है कि पेड़ पे लगा हुआ है आम, लेकिन वो नीचे गिर रहा है। जैसा कि ऊपर शब्दों, ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं। आम के पेड़ से अलग अलग होने की बात कही जा रही है। इस वाक्य में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग किया जा रहा है अपादान में, जैसा हम देख रहे हैं उदाहरण में। तो यहाँ आम के पेड़ से अलग होने की बात कही जा रही है। अपादान कार्य में पेड़ से आम नीचे गिर रहा है, यानी कि इस वाक्य में तो वहां अपादान कारक होता है, यानी पेड़ पे कोई चीज है वो नीचे गिर रही है तो वो अपादान कारक हो गई। क्यों? क्योंकि वो अलग हो रही है, किसी भी वस्तु से, चीज से अलग हो रही है, तो वहां अपादान कारक ही होगा। अतः ये उदाहरण अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। अब एक उदाहरण और है, उसके हाथ में घड़ी गिर गई, उसके हाथ से घड़ी गिर गई। तो घड़ी गिर गई यानी उसके पास थी और घड़ी गिर गई। तो फिर ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में किसी, इसमें देख सकते हैं कि घड़ी की हाथ से अलग होने की बात कही जा रही है। ऊपर दिए गए वाक्य में से उदाहरण का प्रयोग किया जा रहा है। से चिन्ह, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह जिस चिन्ह होता है, ये चिन्ह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। से जो चिन्ह है एवं किसी चीज का दूसरी चीज से अलग होने का बोध कराता है। तो यहाँ यह हमें हाथ से घड़ी के अलग होने का बोध करा रहा है। घड़ी तो उसने पहनी है लेकिन उसके हाथ से घड़ी गिर गई, तो गिर गई इसका मतलब उसके पास नहीं है, उससे अलग है, और हम यहाँ पर उसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। कहानी अपादान कारक के कारण में ये आ सकता है। जितने भी अपादान के अलग होने के कारक हैं वो सारे यहाँ तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे अपादान कारक चिन्ह के बाद हमारे और एक उदाहरण है जो कि बहुत पुराना उदाहरण है। इस उदाहरण के से हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाता है कि विभक्ति चिन्ह से अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर रहा है, यानी कि पेड़ पर पत्ते लगे हैं और वहां से वो नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब अलग हो रहे हैं। पेड़ तो वहीं रह गया, पत्ते नीचे आ गए। इसका मतलब जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि पेड़ से पत्ते टूटने की बात की जा रही है। यहाँ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अतः यहाँ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अतः यह उदाहरण अपादान कारक के
अंतर्गत आएगा। इसमें हमें साफ-साफ पता चल रहा है कि पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर रहा है। यानी पेड़ से यदि पत्ता गिर रहा है या पहले तो पेड़ पे लगा हुआ है और उससे अलग हो रहा है, यानी अलग होने की जहाँ बात आ रही है, से अलग होना, तो फिर वो हमारा अपादान कारक कहलाता है। अब यहाँ हमने बहुत सारे उदाहरण अपादान के देख लिए। अब आगे हमारा आता है संबंध कारक। जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं से संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री आदि उदाहरण है। यानी कि ये सारे हमारे विभक्ति चिन्ह हैं जो कि संबंध कारक के रूप में काम में आते हैं। लेकिन इनमें से उदाहरण हम देखते हैं, वह राम का बेटा है, तो यहां संबंध जुड़ रहा है। किसका बेटा है? राम का बेटा है। तो यहाँ का बेटा, का, के, की, ये सभी संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। यह सुरेश की बहन है। यह कौन है? यह सुरेश की बहन है, यानी संबंध बता रहे हैं। किसकी बहन है? सुरेश की बहन है, यानी यहाँ विभक्ति चिन्ह की का प्रयोग किया गया है। बच्चे का सिर दुख रहा है, यानी जो बच्चा है उसका सिर दुख रहा है, संबंध है बच्चे के सिर से उसके दुखने का, यानी यहाँ संबंध कारक हमारा काम कर रहा है। अब यह सुनील की किताब है। किसकी किताब है? सुनील का किताब से संबंध, तो सुनील की किताब है। तो की जो कारक चिन्ह है, विभक्ति जो चिन्ह है, वो हमारा यहाँ प्रयोग में आ रहा है। यह नरेश का भाई है, यानी कि संबंध इसमें नरेश का अपने भाई से दिखाई दे रहा है इस वाक्य में। तो यहाँ पर हमारा संबंध कारक चिन्ह हमें पता चल रहा है। और चिन्ह कौन सा? विभक्ति चिन्ह आ रहा है, का भाई है, यहाँ का चिन्ह इसमें लग रहा है। तो ये संबंध कारक हो गया कि दो वस्तुओं के बीच या किन्हीं दो संबंधों को जब बताया जा रहा है तो वो संबंध कारक होगा। इसके और उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण के रूप में यह मानव का घर है। किसका घर है? इसमें संबंध है कि घर मानव का है, तो मानव से उस घर का संबंध हो गया। घर किसका है? मानव का। तो ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आप देख सकते हैं कि का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो गया? का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ, और यह विभक्ति चिन्ह संबंध कारक का होता है क्योंकि हमें दो वस्तुओं के बीच के संबंध बताता है। इस वाक्य में यह हमें मानव एवं घर के बीच में जो संबंध है वो बताया जा रहा है। अतः यह उदाहरण संबंध का कारक के अंतर्गत आएगा। तो यहां भी हमें पता चल गया। अब इसके द्वारा ही राजा दशरथ के 4 बेटे थे। तो जैसा कि आप ने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्य में भी के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और यह चिन्ह हमें राजा दशरथ एवं राम के बीच का भी संबंध बता रहा है। तो फिर यह भी संबंध कारक के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर राजा दशरथ और उनके जो बेटे हैं उनके बीच का संबंध स्थापित हो रहा है। अगला आ रहा है अधिकरण। अधिकरण कारक का अर्थ होता है आशय। संज्ञा का यह रूप जिससे क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच में आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक
में किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। तो वो रोज सुबह कहाँ जा रहा है? गंगा के किनारे जा रहा है। वह पहाड़ों के बीच में है। अपनी स्थिति को बताना कि वो कहाँ है, वह पहाड़ों के बीच में है। तो यहाँ पर इसीलिए इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। मनु कमरे के अंदर है। कहाँ पर है? कमरे के अंदर है, यानी भीतर है, अंदर है, ऊपर है, नीचे है, बीच में है। तो इन जो स्थिति को बता रहा है, वहां कहाँ है, किस जगह पर है, तो वो हमारा विभक्ति चिन्ह होगा और ये अधिकरण कारक कहलाएगा। महाभारत का युद्ध कहाँ? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो किस जगह पर हुआ है? तो वो कुरुक्षेत्र वहां का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। फ्रिज में आम रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? फ्रिज में आम रखा हुआ है। तो ये जो उदाहरण है वो अधिकरण कारक के हैं। अब और भी उदाहरण है। जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था। तो इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है? में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यह बताता है कि वक्ता जो है वो घर के अंदर गया था। तो यहां अंदर आने से ये अधिकरण कारक माना जाता है। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि जब किसी वाक्य में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो अधिकरण कारक होता है। अतः यह उदाहरण भी अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। अगला है उदाहरण, वीर सिपाही युद्ध भूमि में मारा गया। ऊपर दिए गए वाक्य से जैसा कि आप देख सकते हैं, में विभक्ति का चिन्ह ही प्रयोग किया गया है। जानते हैं कि जब में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो यहां अधिकरण कारक होता है, क्योंकि वो वीर जो सिपाही है वो कहां पर मारा गया? युद्ध भूमि में मारा गया। तो यह उदाहरण अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो। तो यहां इस वाक्य में बीच शब्द का प्रयोग किया गया है। जब यह शब्द प्रयोग किया जाता है तो वह अधिकरण कारक होता है। यहाँ बीच शब्द से कुर्सी के आंगन में होने का बोध हो रहा है। अतः यह उदाहरण अधिकरण कारक का होगा। तो यहाँ ये जो उदाहरण थे वो अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। अब अंतिम में जो है वो संबोधन कारक है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। ये जो चिन्ह है वो संबोधन कारक के लिए लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। उदाहरण के लिए, हे राम बहुत बुरा हुआ। इसका मतलब है कि ये संबोधन दिया जा रहा है। किसी भी बात को संबोधित करके कहा जा रहा है कि ये बहुत बुरा हुआ, और इसका ये निशान भी इसमें है। तो इस निशान से ही हमें समझ लेना चाहिए कि संबोधन कारक है। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए। इसका मतलब अरे भाई कहकर किसी को संबोधित किया जा रहा है, और यहाँ अगर संबोधित किया जा रहा है तो वो संबोधन कारक कहलाएगा। अरे बच्चों शोर मत करो। तो यहाँ अरे बच्चों कहकर उन्हें संबोधित किया जा रहा है। हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना, यानी संबोधन हे ईश्वर से किया जा रहा है। अरे यह इतना बड़ा हो गया। इसका मतलब संबोधन करके, सिंपल सरल भाषा में भी कह सकते थे कि यह इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसे संबोधित करके कहा जा रहा है, अरे यह इतना बड़ा हो गया। इसका मतलब यहाँ संबोधन कारक होगा। अब इसका उदाहरण, संबोधन कारक का उदाहरण, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ इस वाक्य में
जो विभक्ति चिन्ह है वो हे का प्रयोग किया है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हे शब्द किसी के संबोधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वहाँ जो भी वक्ता है वो हे शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग में ला रहा है। तो यहाँ ईश्वर का संबोधन हो रहा है। तो ये किस चीज का उदाहरण हो गया? संबोधन कारक का उदाहरण माना जाएगा। और भी उदाहरण हम देखें तो संबोधन से संबंधित, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए? इसका मतलब यहाँ अरे कहकर संबोधित किया जा रहा है। तो ये एक आश्चर्यचकित होकर संबोधन किया जा रहा है कि अरे आप तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? दूसरा उदाहरण है, हे अर्जुन तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। तो ऊपर के वाक्य से हमें ये पता चल रहा है कि हे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ ये है जो शब्द है वो अर्जुन के लिए संबोधित हो रहा है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि हे अर्जुन तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। यह कारक चिन्हों के उदाहरण हमने देखे। अब इन कारक चिन्हों के उदाहरणों के बाद अंत में कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि महत्वपूर्ण लिंक हैं कारक चिन्हों के, जिनसे आपको और भी जानकारी मिल सकती है। अब इनके कारक चिन्हों के हम उदाहरण एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस कारक से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? अपादान, कर्ता, करण, संप्रदान। आंसर है इसमें सी यानी करण। करण जो कारक है वहां से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द सोना, आंसू, योद्धा, सांबा। यहाँ योद्धा जो शब्द है वो एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, करण, अपादान, यानी कि अपादान कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, ऐसा शब्द जो एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। साक्षात, हस्ताक्षर, पुस्तक, सोना, सहायता। सहायता, इसका सही उत्तर है सहायता। ये एक वचन में ही हमेशा प्रयोग में आता है। अगला प्रश्न, तोता डाली पर बैठा है कारक है, कौन सा कारक चिन्ह है? करण, संप्रदान, अधिकरण, कर्ता। इसका सही उत्तर है अधिकरण, यानी पर, डाली पर बैठा है तो यहाँ अधिकरण सही उत्तर होगा। कारक चिन्हों को कहा जाता है अव्यय, संज्ञा चिन्ह, परसर्ग, संयोजक, यानी कि सही उत्तर है परसर्ग। अब अगला प्रश्न, वह कार मेरी है में कौन सा कारक चिन्ह है? करण, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। यानी यहाँ कार से संबंध है मेरा, तो ये कार मेरी है, इसका मतलब संबंध कारक चिन्ह है। यहाँ इसका आंसर संबंध होगा। अगला प्रश्न, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए, पर, से, की अपेक्षा। संप्रदान का होता है संप्रदान को के लिए, यानी कि आंसर है ए ऑप्शन के लिए। अगला प्रश्न, गीता हाथ से मारती है में कारक है कर्ता, अपादान, अधिकरण, करण। सही उत्तर है करण। किससे मार रही है? करण, करण कारक है, गीता हाथ से मारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, संबोधन और करण।
सही उत्तर है इसमें संबोधन, यानी ए रमेश कहकर यहाँ संबोधित किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ संबोधन कारक होगा। यहाँ इस विषय से कारक चिन्ह से संबंधित हमारे बहुविकल्पीय सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब अंत में धन्यवाद। थैंक यू।